हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टार्ट विथ यूनिट 8 दैट इज लेबर लेजिस्लेशन। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के यूनिट की, जो की है लेबर लेजिस्लेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देन वी विल स्टडी अबाउट वेजेस एंड बोनस। देन सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, industrial relation, and finally we will study about workers participation in management. So ये सारे टॉपिक्स जो है आपका लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। तो हम ये सारे टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। आज जो है हम शुरुआत करेंगे लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया से। सो प्रीवियस कई सारे यूनिट्स में हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बिजनेस लॉस में क्या क्या पढ़े, हमने कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉस के बारे में पढ़ा, जो MRTP एक्ट हो गया वो पढ़ा, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया वो पढ़ा, लोगों को कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना रखा है, उन सब के बारे में भी हमने जो है वो पढ़ लिया। और ये सब कर क्या रहे हैं, ये सब एक तरीके से जो इंडिया में जितने भी बिजनेस फर्म्स है, जितने भी कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ा कंपनी हो चाहे वो छोटा कंपनी हो, सारे कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। सो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया में जितने भी कंपनीज है, चाहे वो छोटे कंपनीज हो चाहे बड़े कंपनीज को, सबको एक दायरे में लाके सबका जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन के लिए ही हम ये सारे जो है लॉस वगैरह बनाते हैं। सो अगर यहाँ पे हम लीगल एनवायरनमेंट की बात करें, लीगल एनवायरनमेंट में एक अनदर इम्पॉर्टेंट लॉ आता है जो कि है लेबर लेजिस्लेशन, जो कि हमें इस यूनिट में पढ़ना है। सो लेबर लेजिस्लेशन, यहाँ पे वर्ड में ही है लेबर। सो यहाँ पे जो भी चीजें हो रहा होगा वो सारा चीजें जो है वो लेबर रिलेटेड होगा। जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो ऑल एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो बिजनेस हाउसेस के अंदर एक्चुअल जो लोग काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फेयर वेज मिले, उनका रेम्यूनरेशन जो है प्रॉपर तरीके से हो, उनको जो है सैलरियां वगैरह हो ढंग से मिले, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट है ये सब। उनका जो है एनवायरनमेंट जो है एक सुरक्षित और सेफ एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराया जाए। अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए अलग सी फैसिलिटीज दी जाए, प्रॉपर जो है वॉशरूम फैसिलिटीज। सो ये सारे छोटे छोटे चीजें भी, ये सारा जो है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर वर्क फोर्स। सो लेबर लेजिस्लेशन में ये सारे चीजें जो एवरीथिंग दैट इज इंटरेस्ट ऑफ लेबर जो है हमारे, हम उसके लिए ही ये सारा हमने लेबर लेजिस्लेशन बना के रखा हुआ है। सो जो एक्ट है, देर आर डिफरेंट एक्ट्स। ये लेबर लेजिस्लेशन के अंदर ही डिफरेंट एक्ट्स है डिफरेंट स्पेसिफिक चीजों के लिए। ट्रेड यूनियन के लिए अलग से ही एक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग से एक्ट बना रखा है, लोगों के वेजेस के लिए अलग से एक्ट है। सो डिफरेंट तरीके के एक्ट्स जो है बना रखे हैं। और लेबर लेजिस्लेशन के अंदर हम जो है इस यूनिट में भी हम जो है ओवरव्यू देखेंगे वेरियस एक्ट्स का। सो अगर हम बात करें लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया की, इंडिया में जो है लेबर लेजिस्लेशन की कहानी जो है किस प्रकार से है, इसका कहानी मेनली जो है फैक्ट्रीज एक्ट से शुरू होता है। इट डेट्स बैक टू 1881। जो फैक्ट्रीज एक्ट था उसमें मेनली जो था ये सब था, इन सब की शुरुआत जो है फैक्ट्रीज एक्ट से हुई थी, जहां पे फैक्ट्रीज एक्ट में जो था कंडीशंस दिए गए थे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट पहले जमाने में बहुत ज्यादा ही होता था, क्योंकि वो छोटे रहते थे, वो एक्टिव रहते थे, आप उनसे कुछ भी करा लो, डरा धमका के काम करवा लो। बट 1881 में जो है फैक्ट्रीज एक्ट में डिफरेंट कंडीशंस दिए गए कि इन कंडीशंस पे ही आप जो है चिल्ड्रन को, बच्चों को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। फिर फर्दर ये जो था 1891 में अमेंड हुआ, फिर 1911 में अमेंड हुआ, 1934 में भी ये अमेंड हुआ,
एंड फाइनली बहुत और भी रेडिकल इसमें चेंजेस आए, एंड फाइनली जो है ये एक्ट जो है 1948 में हमारे पास आया। ये फैक्ट्रीज एक्ट जो है फाइनली हमारे पास 1948 में डिफरेंट इसमें जो है चेंजेस वगैरह आए। सो द नंबर ऑफ इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू लेबर मल्टीप्लाइड ओवर टाइम एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखोगे कि डिफरेंट एक्ट्स वगैरह जो है हमारे पास आए हैं, जिसमें मेनली देखो ये डिफरेंस, ये जो सारे अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं इनका मेनली फोकस क्या है? मेन फोकस हमारा जो है हमारे वर्क फोर्स ही है, हमारा जो लेबर है जिनसे हम एक्चुअल में फैक्ट्री में काम कराते हैं, यही हमारे स्टार्स हैं, इन्हीं के लिए जो है हम सारे ये काम कर रहे हैं। सो वर्करों का इंटरेस्ट जो है वो ही यहाँ पे प्रायोरिटी है। एंड हम यहाँ पे ये सारे एक्ट जो है, ये लेजिस्लेशन, लेबर लेजिस्लेशन के अंदर आप वेरियस एक्ट्स पढ़ोगे, एंड ऑल दीज एक्ट्स, ऑल दीज लॉज आर रिलेटेड टू वेरियस थिंग्स। देयर आर लॉज दैट आर रिलेटेड टू फैक्ट्रीज and specific industries for health, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो सबसे पहले तो हम जो भी आप ये एक्ट देखोगे इनमें जो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्करों के बारे में होगा। फिर हम डिफरेंट लॉस पढ़ेंगे विच विल बी रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनसेस, की उनको सैलरी किस तरीके से दोगे, उनको वेजेस आप किस तरीके से दोगे, रेम्यूनरेशन जो है किस हिसाब से होगा, उन सब के लिए भी जो है स्पेसिफिक एक्ट बना के रखा हुआ है। देन अगर वर्करों की सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए भी स्पेसिफिक लॉज है, एंड देयर आर आल्सो लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। सो ये सारे जो है, अगर हम ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू यही है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई हमने देखा, और ये जो मेन चीज है, ये ऑल दीज अमेंडमेंट, जितने भी ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, इन सब में मेन हमारा इंटरेस्ट यही रहेगा कि हम जो है अपने वर्कर जो है जिनसे हम काम कराते हैं, जिनके वजह से हमें जो है हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है, हम उनके इंटरेस्ट के बारे में भी सोचें। और अगर कंपनी जो है लोगों की मजबूरी, लोग देखो मजबूर होते हैं, वो सैलरी के लिए ही काम करते हैं, वो बस पैसों के लिए काम करते हैं, उन्हें भी अपना घर चलाना होता है। सो लोगों का मजबूरी का फायदा ना उठाए कंपनी, उनको जो है अजीब अजीब गंदे से एनवायरमेंट में ना रखे। तो इन सब से हमारे एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो है हम वेरियस लॉस वगैरह लेके आए। सो देयर विल बी वेरियस लॉस रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वेजेस, बोनसेस, सोशल सिक्योरिटी एंड ट्रेड यूनियन। सो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस जो है लेबर लेजिस्लेशन के अंदर है। अब हम कुछ ऐसे लॉ देखेंगे दैट आर रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एंड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। सो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए और फैक्ट्रीज के लिए जो लॉ बनाए हुए हैं वो कौन कौन से एक्ट्स हैं? सबसे पहला तो हो गया हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है वो सारे मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट पे लागू होता है। इट इज रिलेटेड टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट, इन सब पे जो है वो लागू होता है। एंड ऑल दीज मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स जो है, इन लोगों को, इनको क्या करना है, इनके जितने भी लोग हैं अंडर काम करते हैं, इनके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं, उनके हेल्थ के बारे में और इनके सेफ्टी के बारे में और इनके वेलफेयर के बारे में इनको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। सो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो है इट विल बी रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स, कि भाई आप जो है लोगों से कितनी देर तक काम कराओगे, क्या आप 9 to 5 काम करवाओगे या 10 to 6 काम करवाओगे या और भी ज्यादा 7-8 बजे तक काम कराओगे। वर्किंग आवर स्पेसिफाइड है फैक्ट्रीज एक्ट में। लीव विथ पे, ऐसा नहीं है कि आप लीव विदाउट पे कर रहे हो। कोई बंदे को तबीयत खराब हो गई, वो बंदा कह रहा है सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप बोलोगे कि नहीं भाई तू अगर 2 दिन की छुट्टी लेना है ले ले, बट 2 दिन की सैलरी मैं तुझे नहीं दूंगा। सो वो चीज गलत है। तो लीव विथ पे, आप लीव भी लोगे बट विथ पे होगा, ये भी स्पेसिफाइड है। इट इज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पीपल, जो चिल्ड्रन है या फिर जो यंग पीपल है, उन सबके जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी वेरियस चीजें जो है वो सब यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ही दिया गया है। देन नेक्स्ट जब हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें, सो वी विल स्टडी अबाउट द माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 जो होता है वो किस पे लागू होता है? वेरियस माइंस पे। जो माइन होते हैं उन माइंस पे जो है, माइन के जो ओनर्स है उन पे लागू होता है। सो माइन ओनर्स को क्या कराना पड़ेगा? दे आर ऑब्लाइज्ड, दे हैव टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी एंड फर्स्ट एड फॉर द एम्प्लॉइज as well as crutches in mines for employing women. So
यहाँ पे वो जो है पानी देंगे, वाटर तो देंगे ही देंगे, पानी पीने की सुविधा देंगे, उसके अलावा जो है फर्स्ट एड की सुविधा देंगे, ड्रिंकिंग वाटर, अगर महिलाएं वहां पे काम कर रही है तो उनके बच्चों के लिए क्रेच की फैसिलिटी देंगे। सो ये सारा माइंस एक्ट 1952 के अंदर जो है आपका कवर्ड है। सिमिलरली देयर इज प्लांटेशन लेबर एक्ट 1961। अगेन इसमें भी वही है कि आप जो है प्रोविजन कराओगे ड्रिंकिंग वाटर का, मेडिकल फैसिलिटीज का, कैंटीन हो गया, क्रेच हो गया, ब्लैंकेट हो गया, रेनकोट हो गया, ये सारी चीजें जो है आप जो है प्रोवाइड कराओगे अपने जो जितने भी वर्कमैन हैं उन लोगों को। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन डॉक लेबरर्स एक्ट 1934। सो यहाँ पे जो है जो डॉक वर्कर्स होते हैं उन सब पे ये लागू होता है, जितने भी जो डॉक्स में काम करते हैं, जहाँ पे शिप वगैरह डॉक होता है, सो वहां पे के जो कंडीशंस है, वहां पे जो सर्विस करते हैं लोग, उन सब पे जो है ये इंडियन डॉक लेबर्स एक्ट 1934 जो है वो इन सारे लोगों पे जो है वो लागू होता है। और हम अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो अगर रेलवेज हो गया, रेलवेज में जितने भी लोग काम करते हैं उनका दे आर रेगुलेटेड अंडर द इंडियन रेलवेज एक्ट 1930। जो मर्चेंट शिपिंग वगैरह में काम करते हैं दे आर रेगुलेटेड अंडर द इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1973। देन वी हैव मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939, सिमिलरली मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वर्कर्स होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे कौन लोग काम करते हैं, जो कि जैसे सीजनल वर्किंग हो गया, कैजुअल वर्किंग या सीजनल वर्क के लिए अगर आप काम करते हो, ऐसा काम जो कुछ सीजन में ही काम होता है, सो उस सीजन में ही जो है काम ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग रखते हैं। हम परमानेंट पूरे साल उन लोगों को सैलरी नहीं देते। सो ऐसे लोग जो सीजनल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं वो इस वाले एक्ट के दायरे में आते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एंड अबॉलिशिंग एक्ट 1970 के अंदर। सिमिलरली जो जर्नलिस्ट लोग वगैरह हैं वो सब जो है एम्प्लॉयज हो गए, जैसे न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट के वगैरह, सो वो सारे जो है कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशंस ऑफ सर्विस मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955। सो वो सारे वर्कर्स जो है वो यहाँ पे इसके अंदर जो है इस एक्ट के अंदर इसके जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग सारे गवर्न होते हैं। सो ये हमने देख लिया कि ऐसे लॉज जो कि फैक्ट्रीज से रिलेटेड है, जो कि फैक्ट्री से तो डायरेक्टली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिलेटेड है, प्लस कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, माइंस के लिए माइन वालों के लिए अलग एक्ट है, लेबर प्लांटेशन वालों के लिए अलग एक्ट है, डॉक में जो काम करते हैं उनके लिए अलग एक्ट है, रेलवे वालों के लिए अलग है, मर्चेंट शिपिंग के लिए अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए अलग है, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए अलग है, सो जर्नलिस्ट के लिए अलग है। सो ये जो है स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ये एक्ट। अब अगर हम देखें कि देर आर वेरियस अदर लॉज दैट आर रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनस, सो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए जो स्पेसिफिक एक्ट्स हैं वो तो हमने देख लिए। अब जो वेजेस और बोनस वगैरह से जो रिलेटेड एक्ट है वो कौन कौन से है। पहला जो वेज से रिलेटेड एक्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये जो होता है ये अप्लाई होता है टू ऑल द एम्प्लॉयज हु आर इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड रेलवे। सो उन सब पे जो है ये एक्ट जो है वो कवर होता है, एंड इट कवर्स ऑल दोज वर्कर्स हु ड्रॉ लेस देन 1600 रुपीज अ मंथ। सो उन लोगों पे भी जो है लागू होता है जो कि 1600 रुपीज से कम महीने जिनको सैलरी प्राप्त होती है उन पे भी जो है ये एक्ट जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो है वो उन लोगों पे भी लागू होता है। देन वी हैव मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें जो है मिनिमम वेजेस यानी कि एक बंदे का मिनिमम वेज जो है वो कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसका मिनिमम वेज कितना होना चाहिए। अगर जो है कोई और प्लांटेशन इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री आप ले लो, कुछ भी इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हो उसका मिनिमम वेज जो है वो कितना होना चाहिए। अब ये मिनिमम वेज जो है डिसाइड करने का अथॉरिटी यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ आपका अथॉरिटी वो रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज योर स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है अधिकार रहता है कि वो फिक्स करेंगे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जो कि हम जो है वर्कर वगैरह को जो है एम्प्लॉय करने पे उन लोगों को हम देंगे, जैसे कि वुलन, कारपेट मेकिंग, शॉल, राइस मिल, इन सारे पे जो है उन सब पे भी जो है
जो छोटे छोटे राइस मिल फ्लोर और दाल मिल ऑयल, इन सब पे जो है जो लोकल अथॉरिटी, जो भी ऐसे लोग जो लोकल अथॉरिटी के अंदर है, तो इन सब पे जो है इन सब लोगों का मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, तो वो जो है डिसाइड कौन करेगा, वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट वी हैव द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये पेमेंट और बोनस से रिलेटेड है, क्या यानी कि आप जो है बोनस किस हिसाब से दोगे, किस तरीके से दोगे, तो वो सारा कहानी जो है यहाँ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1955 में वो आपको बताता है। देन वी हैव इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन रिमूव होता है। मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स का जो सैलरी है वो सेम होना चाहिए। और वो सेम क्यों होना चाहिए, वो सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एक्ट बोलता है कि सेम होना चाहिए। सो इक्वल पेमेंट होना चाहिए टू मेल एंड फीमेल वर्कर। अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो आप उनको जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप उनको क्या करोगे, सेम सैलरी दोगे, प्लस उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप उन दोनों को इक्वली दोगे। ऐसा नहीं है कि आप मेल को जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हो, फीमेल को नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको दोनों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। सो इक्वालिटी के लिए जो है ये इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ताकि मेल और फीमेल को जो है इक्वल सैलरी मिल सके। सो यहाँ पे वी स्टडीड अबाउट ऑल द लॉज दैट आर रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनसेस। सो वेजेस और बोनसेस से जो रिलेटेड एक्ट्स और लॉज हैं वो सारे मेन इंपॉर्टेंट और भी हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, सो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे लॉज हैं। जैसे कि अगर हमारे एम्प्लॉय सिक हो गया, काम में अगर जो है काम करते करते उसकी तबीयत खराब हो गई, या फिर जो है अगर ओल्ड एज एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट में अगर किसी भी तरीके का इंजरी वगैरह हो जाए, सो ये सारा जो है सोशल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। सो इन सब से रिलेटेड भी काफ़ी सारे लॉज हैं। सबसे पहला हो गया हमारा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। सो ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 जो है, इट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन बाय एम्प्लॉयर्स टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स फॉर पर्सनल इंजरी कॉस्ड बाय एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर डेथ और डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। सो काम करते टाइम पे किसी भी तरीके का इंजरी होता है, किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया काम करते करते, सो ये सारा पर्सनल इंजरी जो भी काम करते करते उसको इंजरी वगैरह होता है, तो वो सारा चीज़ें जो है वर्कमेंस उस कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर आता है, जिसमें वर्कमैन या फिर उसका जो रिलेटिव्स है, उसका जो नियर वंस है, जो भी उसके डिपेंडेंट्स है पहले तो उन लोगों के कॉम्पनसेशन के लिए उन लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगा एज पर द वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए फॉर ऑल द वुमेन एम्प्लॉयज, उन सबको जो है दे आर गवर्न अंडर द सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो ये सारा जो है अप्लाई होता है हमारे फैक्ट्रीज पे अप्लाई होगा, माइंस पे अप्लाई होगा, एंड इट विल अप्लाई टू योर प्लांटेशन ऑल्सो। सो ये सारे जगह पे जो है ये प्रोविजंस वगैरह जो है, जितने भी मैटरनिटी के प्रोविजन हो गया वो सब पे कि कितना लीव आपको मिलेगा, कितना मेडिकल लीव आप ले सकते हो, फ्री मेडिकल एड कितना मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है इस एक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा एक और एक्ट है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये जो होता है ये गवर्न होता है, इट इज़ गवर्न अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जो ईएसआई स्कीम हम लोग जो सुनते हैं, ईएसआई स्कीम के अंदर आता है हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और ये जो होता है अप्लाई होता है सारे एम्प्लॉयज़ पे जो कि नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे काम करते हैं और जिनका जो है रेम्यूनरेशन, जिनकी जो तनख्वाह है 6,500 रुपये से ज़्यादा ना हो। सो पर मंथ 6,500 रुपये तक जिनकी भी तनख्वाह है उन सब पे ये वाला एक्ट जो है वो लागू होता है। अगेन ये जो होता है इसके अंदर जो है डिफरेंट तरीके के प्रोविजंस है जहाँ पे आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करा सकते हो। अगर काम करते करते किसी भी प्रकार का आपको इंजरी होता है तो आप जो है इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब ईएसआई के आप देखते हो ईएसआई के हॉस्पिटल भी होते हैं, यहाँ पे जो ईएसआई कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है आपको, अगर पता हो तो ईएसआई कार्ड वगैरह बनता है और उसका जो आप है बेनिफिट उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल भी रहता है। आप वहाँ पे जाके जो है डिस्काउंट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते में जो है आप अपना जो है ट्रीटमेंट वगैरह भी करवा सकते हो। देन वी हैव द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये जो हम ईपीएफ बोलते हैं,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये अनदर लेजिस्लेशन है जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए ही है। अगेन ये जो है ओल्ड एज, रिटायरमेंट हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, डेथ के कारण किसी भी तरीके से जो है ऐसे फैक्ट्रियों में जिसमें 20 से ज़्यादा लोग हैं, 20 या 20 से ज़्यादा लोगों को जो फैक्ट्री एम्प्लॉय करता है, वहाँ पे ये वाला ईपीएफ का एक्ट जो है ये लागू होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एक्ट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। जो ग्रेच्युटी हमको मिलता है, इट इज़ रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। जो भी जैसे रिटायरमेंट के समय पे जो है एम्प्लॉय को जो है ग्रेच्युटी मिलता है, सो वो सारा चीज़ें जो है गवर्न होता है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर। इसके अलावा एक ब्लैंकेट एक्ट जैसा एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी है। जो भी दिक्कतें होगा वो हम जो है इसके अंदर भी सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि देयर आर वेरियस अदर लॉज जो कि यूनियन वगैरह से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है। सो उसके लिए यूनियन वालों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है वो स्पेशल तरीके का बना हुआ है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सिंपल जो होता है रिलेशन रहता है। रिलेशन किन किन लोगों के बीच में, एक तो हमारा देखो एम्प्लॉयर हो गया जिसकी वो कंपनी है, दूसरा एम्प्लॉयज हो गए जो कि उस कंपनी में काम करते हैं, फिर यूनियन वाले, एक थर्ड पार्टी आती है यूनियन वाले, और इन सब के बीच का जो रिलेशन जो किस तरीके से रेगुलेट होगा, क्या होगा, वो सारा जो है इन सब में आता है। सो वी हैव द इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके अलावा वी हैव द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या होता है कि भाई इसके देखो नाम में ही है सब कुछ। अगर इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हुआ, इंडस्ट्री में अब देखो किन के बीच डिस्प्यूट होगा, एक तो एम्प्लॉयर के बीच डिस्प्यूट होगा और एम्प्लॉयज के बीच में। तो इन्हीं के बीच में मेन जो है डिस्प्यूट रहता है। ये एम्प्लॉयज जो है संगठन एक ग्रुप बना के यूनियन के पास जाता है, फिर यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट होता है लड़ाई। तो इस तरीके के वेरियस डिस्प्यूट्स वगैरह रहते हैं जो भी आपको सुलटाना होगा। आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में इसमें डिफरेंट तरीके के प्रोविजंस है। इसमें लिखा हुआ है कि आप जो है प्रॉपर तरीके का एक गुड हार्मोनियस रिलेशन जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये सब डिटेल में है। इतना डिटेल में हमें जाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर क्या क्या एक्ट्स जो है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। एक और एक्ट आता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। अगेन इट एम्स एट डिफाइनिंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स सो एज टू अवॉइड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी। तो एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट वगैरह हो तो उन सब को सुलटाने के लिए ये वाला एक्ट जो है ये एक्ट उसके लिए बना रखा है। सो हम यहाँ पे सिंपली क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लेबर लेजिस्लेशन के अंदर जो है बहुत सारे एक्ट्स हैं एंड दीज एक्ट्स जो रिलेटेड टू स्पेसिफिक चीज़ें वो हम लोगों ने देखा। जो स्पेसिफिक फैक्ट्रीज के लिए जो एक्ट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए। स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड एक्ट है वो भी हमने देखा। डिफरेंट तरीके की इंडस्ट्रीज है, चाहे वो माइन हो, रेलवे हो, मर्चेंट नेवी हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, उन सब के लिए जो है डिफरेंट तरीके का एक्ट है। अगर हम अपनी सैलरी की बात करें, एम्प्लॉयज जो वर्क पर जो है वो मेनली सैलरी के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको अपना घर परिवार चलाना है। सो उसके लिए उनको जो है प्रॉपर तरीके का वेजेस मिले, एक तो फिर मिनिमम वेजेस मिले, बोनस मिले, उनको इक्वल रेम्यूनरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल रेम्यूनरेशन सबको मिले, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको इक्वल तरीके का वेज और बोनस वगैरह मिलना चाहिए। देन देयर आर अदर लॉज दैट आर रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी कि भाई एक बंदा जो है एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो अपना घर बार छोड़ के एक फैक्ट्री में आके काम कर रहा है, वो दूर काम कर रहा होगा, अपने जरूरी नहीं है कि अपने घर के बगल में ही फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ काम कर रहा हो, कभी कभी वो दूर भी उन्हें जाना पड़ता है। सो जब आप अपने घर छोड़ के, घर का सेफ एनवायरनमेंट छोड़ के दूसरे एक एनवायरनमेंट में काम करते हो, वो भी पैसों के लिए, वो भी किसी के अंडर, तो वो जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनका एक जिम्मेदारी बनता है, उनका एक ऑब्लिगेशन बनता है कि आपके लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। अगर किसी की भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर ओल्ड एज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैटर्निटी वगैरह से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का इश्यू अगर आपको आएगा तो उससे रिलेटेड जो है वेरियस लॉज, अगेन देयर आर वेरियस लॉज रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। एंड अगर हम यूनियन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, अगर तगड़ी लड़ाई हो गई, बड़े हाई लेवल की लड़ाई हो गई, सो उन सबको सुलटाने के लिए ये सारे लॉज भी हमारे पास जो है वो बना रखे हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू देख लिया कि लेबर लेजिस्लेशन में क्या क्या मेन जो है वो लॉज आते हैं। आगे हम जो है एक एक करके जो इम्पोर्टेंट, हमने जो इंट्रोडक्शन टॉपिक में हमने देखा था कि हमको क्या क्या लॉ, थोड़ा सा कुछ एक्ट्स है ऐसे जो आपको जो है थोड़ा सा जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में है।
अगले सेशन में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को जो है पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम देखेंगे। सो इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट्स है, वो बस हमको देखना है। तो ये सब हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.